नवदृष्टि आइस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में अभी तक संवैधानिक विकास का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम या एक्ट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इस एक्ट को बंगाल एडजुडिकेटर एक्ट और इंडिया एक्ट के नामों से भी जाना जाता है। वस्तुतः रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए इसे लाया गया था और मूल खामी थी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के जो विभिन्न प्रकार के भ्रम थे उनको रिमूव करना, उनको दूर करना यहाँ पर जरूरी था और इस वजह से ये अधिनियम लाया गया था। इसीलिए इसको अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं। इस अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान थे उसमें यह था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से यानी ज्यूरिसडिक्शन से मुक्त कर दिया गया। वस्तुतः इससे एक भ्रम की स्थिति न केवल बन जाती थी बल्कि कॉन्फ्लिक्ट होता था अथॉरिटी को लेकर के। जो गवर्नर जनरल उसकी परिषद थी उसको लगता था कि सुप्रीम डिसीजन वो ले सकते हैं और उसका कोई रिव्यू नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था बेसिकली, और उसकी परिषद के डिसीजन या निर्णय भी आते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो सुपरमेसी ऑफ अथॉरिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और इस वजह से इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी था जिस नियम द्वारा किया गया। दूसरा, अब यहाँ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करते हुए ये भी कह दिया गया कि केवल कलकत्ता नगर में रहने वाले भारतीयों को ही सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में माना जाएगा। ये ऐसा लगा इस अधिनियम से 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम से कि उसका पूरे बंगाल पर लागू होगा ज्यूरिसडिक्शन, जबकि उसमें कई सारी दिक्कतें थी। तो इस वजह से यहाँ स्पष्ट किया गया कि जो भारतीय कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ता नगर में, केवल वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे। एक समस्या ये भी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो या सिविल लॉ हो, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन देगी। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये हो रहा था कि इंडियंस को ब्रिटिश लॉ से लेना देना बहुत नहीं था। और अगर आप एक चीज देखें तो एक कंट्राडिक्शन ये भी हो जाता है, जो लॉ ऑफ लैंड होते हैं, परंपराएं वहाँ की होती हैं, वो अपनी यूनिक होती हैं। तो इस नाते इसमें स्पष्ट किया गया कि हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों के रीति रिवाज, प्रथाओं और कानूनों को मान्यता दिया जाना चाहिए। तो इसमें स्पष्टीकरण हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो भारतीयों के अपने निजी मामले, मतलब अगर ऐसे देखें तो जो उनके सिविल इश्यूज हैं, क्रिमिनल इश्यूज पर तो नहीं, लेकिन सिविल इश्यूज जितने हैं, सामाजिक उससे जुड़े हुए जो मामले हैं, नागरिक संहिता से जुड़े हुए जो विषय हैं, उनको उनके अपने पर्सनल लॉ, जो उनके अपने कानून, जैसे हिंदुओं का मनुस्मृति और मुसलमानों के लिए शरीयत, उनके अनुसार फैसले किए जाएंगे। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति संबंधी जो विवाद थे उनका निपटारा इस तरीके से किया जाएगा, हिंदुओं का हिंदू विधि के अनुसार और मुसलमानों का मुस्लिम विधि के अनुसार। और इसी नाते मनुस्मृति का ट्रांसलेशन करवाया गया वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, जो इस समय गवर्नर जनरल थे। द कोड ऑफ जेंटू लाज के नाम से, एक कोड ऑफ जेंटू लाज के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद हुआ। और दूसरा, मुसलमानों की जो विधि है बेसिकली, जिसको हम शरीयत के नाम से जानते हैं, उसके सुव्यवस्थित अध्ययन वगैरह के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की भी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से देखें, इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जो मूलतः जुड़े हुए हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और किन विधियों से वो मामलों की सुनवाई करेगी या व्यवस्था कैसे संचालित होगी। अब आते हैं इसके बाद जो अगला अधिनियम है वह है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। अगर आप देखें तो ये अधिनियम जो लाने की प्रक्रिया है उसके पीछे थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना होगा। 1784 का जो टाइम है, इसके पहले अगर हम देखेंगे थोड़ा पृष्ठभूमि में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कई प्रकार के युद्धों में इन्वॉल्व हो जाती है और उसमें जो सबसे बुरा युद्ध जिसमें वो लोग फंस गए, ईस्ट इंडिया कंपनी फंसी, वो था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1775 से 82 तक चला। बंबई के गवर्नर की महत्वाकांक्षा के नाते बंबई का गवर्नर चाहता था कि मराठों को पराजित करके हम बंबई में भी एक कठपुतली सरकार स्थापित कर लें, वैसा ही जैसे कहां पर हुआ, बंगाल में हुआ।
और उसकी ये सोच थी, क्योंकि मराठों का राज्य बहुत बड़ा था, कर्नाटक से लेकर पंजाब तक उनके अधिकार क्षेत्र फैले हुए थे, और बम्बई के गवर्नर ने ये सोचा, उसकी महत्वाकांक्षा जागी कि अगर हम मराठों को अपने अधीनस्थ बना करके एक कठपुतली पेशवा बना दे रघुनाथ राव के रूप में, तो बम्बई प्रेसिडेंसी ही नहीं बल्कि एक भारत का बड़ा हिस्सा हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, और फिर जो महत्व बढ़ चुका है इस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का, उसकी जगह पर बम्बई प्रेसिडेंसी की महत्ता स्थापित हो जाएगी। इस महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर के उसने रघुनाथ राव राघोवा को शरण दिया और उसकी मदद करने के लिए सेना भी भेज दिया, जिसका परिणाम हुआ आंग्ल मराठा जो प्रथम संघर्ष था उसकी शुरुआत। 1775 से 82 तक 7 सालों तक ये युद्ध चला और इस समय कंपनी की हालत बड़ी खराब हुई। इस समय इंग्लैंड एक बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर भी रहा था। 4 जुलाई 1776 को उसका जो सबसे बड़ा अभी तक का उपनिवेश था अमेरिका, वहां के 13 कॉलोनियों ने इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन कर दिया। आप जानते हैं 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की कॉलोनी जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, और परिणाम ये होता है कि ब्रिटिश सरकार संकट में आ गई थी, और ऐसे ही संकट में यहाँ भी युद्ध चल रहे थे। तो गृह सरकार की भी हालत खराब, यहाँ कंपनी की हालत खराब, तो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां इस समय चल रही थी, और मराठों से इतनी बुरी तरीके से लोग उलझे थे कि उससे निकल भी नहीं पा रहे थे। तो इन्हीं परिस्थितियों में यहाँ एक प्रयास किया गया उस समय, यानी आप देखेंगे इस साइड के आने से पहले लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की एक मिलीजुली सरकार थी इंग्लैंड में जो चल रही थी, जिस समय अमेरिका में सिविल वार शुरू हुआ, तो ये फ्रीडम का वार, तो उस समय वहां पर मिलीजुली सरकार लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की थी। तो लॉर्ड फॉक्स ने एक बिल लाया जिसको नाम दिया गया फॉक्स इंडिया बिल। तो फॉक्स का इंडिया बिल आया, लेकिन वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, और परिणाम ये होता है कि पहली बार और अंतिम बार भारत के मामलों पर ब्रिटिश सरकार गिरी, यानी वहां पर सरकार को नॉर्थ और फॉक्स की सरकार को रिजाइन करना पड़ा था। अब आप समझ सकते हैं भारत की अहमियत उनके लिए क्या थी। तो फॉक्स की और लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार चली गई। उसके बाद मिस्टर पिट्स की सरकार आती है, विलियम पिट्स। तो लॉर्ड विलियम पिट्स की सरकार आती है, और वो लोग अपना एक बिल लेकर के आते हैं, मतलब नई सरकार बिल लेकर के आई, और इस नाते पिट्स द्वारा ये बिल लाया गया था न्यू पीएम द्वारा, इस नाते इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो पास हुआ उसमें निम्न मुख्य प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान ये था कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दिक्कत आ रही थी, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होने के नाते उनमें सदस्य संख्या घटा करके अब 3 कर दी गई, क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी पड़ती थी कि गवर्नर जनरल 2 सदस्यों को अपने तरफ मिला लिया और कास्टिंग वोट दे करके अपने निर्णय अपने मनमाफी करवा लेता था, या कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि परिषद के 3 सदस्य एक साथ गठजोड़ करके और गवर्नर जनरल के सारे प्रभाव को खत्म करते थे। इस नाते गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में अक्सर द्वंद्व की स्थितियां बनी रहती थी, और इस द्वंद्व से प्रशासन में बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि भारत में ब्रिटिशर्स अभी एक्सपेंशन के मोड में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रसार के मोड में थी, और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि सरकार में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए सदस्य संख्या गवर्नर जनरल की काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 जो रेगुलेटिंग एक्ट में जिसकी व्यवस्था थी उससे घटाकर 3 कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की सरकारें पूरी तरह बंगाल सरकार के अधीन कर दी गई। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे कि बंबई के गवर्नर ने किस तरीके से मराठों के साथ युद्ध डिक्लेयर कर दिया, जिससे वारेन हेस्टिंग्स सहमत नहीं था। रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सुपरमेसी स्टेब्लिश कर दी गई मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों पर, लेकिन बहुत स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि गवर्नर के अधिकार कितने होंगे। गवर्नर को युद्ध और शांति समझौते करने का अधिकार था, और इसी का फायदा उठाते हुए बंबई के प्रांत के गवर्नर ने मराठों के साथ संधि भी किया और युद्ध भी छेड़ा था। तो अब ये जरूरी था कि एक यूनिफाइड गवर्नमेंट दिखे इंडिया में। इस वजह से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जो भारत के सभी मामलों का इंचार्ज है और उसमें सुपरविजन का पावर है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी पर भी, उसकी शक्ति को निर्णायक रूप से स्थापित कर दिया जाए, ताकि वो सुप्रीम
की हैसियत से काम कर सके। तो इस नाते यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया और ये व्यवस्था दी गई कि जब भी गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास या बम्बई जाएगा तो उस स्थिति में वहां के गवर्नर की शक्ति को ओवरराइड करे। मतलब क्या होगा कि गवर्नर जब वहां किसी इमरजेंसी स्थिति में जाता है तो गवर्नर की सारी शक्तियां भी किसके हाथ में आ जाएंगी, गवर्नर जनरल के हाथ में आ जाएंगी। तो ये व्यवस्था किया गया और इस तरीके से निर्णायक रूप से सुपरमेसी किसकी स्टेब्लिश हो गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। अब आप अगले प्रोविजन को देखिए। कंपनी, अब दो कंपनी मूलतः क्या करने आई थी भारत में, तो मूलतः कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, ट्रेडर्स की एक कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे इसने भारत में एक बड़ा अधिकार क्षेत्र प्राप्त कर लिया और भारत में एक कॉलोनियल रिजीम स्टेब्लिश कर लिया। यहाँ पर एक टेरिटोरियल जो उसके पास एक बड़ा जो कहते हैं कि एम्पायर खड़ा हो गया। तो अब जरूरत थी कि व्यापारिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यों की महत्ता को, इम्पोर्टेंस को समझा जाए। जबकि कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो मूलतः व्यापारिक क्षेत्र के लोग थे, उनका एक्सपर्टीज था ट्रेड रिलेटेड इश्यूज में। पॉलिटिकल और स्टेट क्राफ्ट एक अलग ही चीज होते हैं अफेयर्स। तो स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिकल अफेयर्स को सुनिश्चित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कोई स्टेट्समैन होना चाहिए शासन में। स्टेट्समैनशिप किसमें हो सकती है, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो। तो इस नाते यहाँ जरूरत महसूस होने लगी जब भारत में साम्राज्य विस्तार हो रहा था कि एक ऐसी व्यवस्था भी किया जाए कि जिसमें कि जो राजनीतिक निर्णय है वो स्टेट्समैनशिप जिनमें है, वैसे लोग जिनको राजनीतिक अनुभव है वो लोग वो निर्णय ले। तो इस नाते अलगाव किया गया कंपनी के कार्यों में। कंपनी के व्यापारिक कार्य, राजनीतिक कार्यों में पहली बार अलगाव किया गया और यहाँ व्यापारिक क्रियाकलाप जो एक्सपर्ट थे ट्रेड के, कौन लोग, कंपनी के निदेशक, उनके हाथों में सौंप दिया गया। और दूसरा राजनीतिक क्रियाकलाप जो होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है, उनको सौंप दिया गया एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश सरकार का ही एक हिस्सा था। अब आप देखेंगे इसका कॉम्बिनेशन तो आपको समझ में आ जाएगा स्पष्ट रूप से। नियंत्रक मंडल में यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक खजाना मंत्री जिसको हमारे यहाँ जिसको वित्त मंत्री कहते हैं, उनके यहाँ खजाना मंत्री कहते हैं, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं, वो दूसरा महत्वपूर्ण मेंबर था। ये दोनों कैबिनेट रैंक के हुए। और 4 प्रिवी काउंसिल के, जो सुप्रीम यानी जो क्राउन की काउंसिल होती थी उसको प्रिवी काउंसिल कहते थे, उस काउंसिल के 4 मेंबर इसमें। और इस तरीके से 6 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश सरकार के वरिष्ठ जन थे और ये लोग मतलब इनमें बेहतर स्टेट्समैनशिप था और इस नाते बहुत अच्छे तरीके से डिसीजंस, पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते थे। और इनके हाथों में सौंप दिया गया कहीं युद्ध डिक्लेयर करना है, यानी वार हो, किसी से संधि करना, ट्रीटी करना है, जो नेबरिंग स्टेट है उनके साथ पॉलिटिकल अलायंस करना है। तो इस तमाम तरीके के जो अफेयर्स हुए वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कंपनी के जो ट्रेड रिलेटेड इंटरनल मैटर है उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो डेली डे बाय डे के एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ट्रेड रिलेटेड इशू है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ही चलाना है। और जो कंपनी के पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है वो इनके हाथों में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दिया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर डुअल कंट्रोल शुरू हुआ जिसको हम द्वैध शासन भी कहते हैं। पहला शासन किसका, कंपनी के निदेशकों का, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, इन जनरल वहाँ टर्म प्रयोग होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरा किसका नियंत्रण, तो एक आंतरिक नियंत्रण हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, और दूसरा नियंत्रण जो एक्सटर्नल कंट्रोल है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ये द्वैध शासन की व्यवस्था जो है ये शुरू होती है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से और आप देखेंगे आगे 1858 तक ये चलेगी, 1858 तक जब क्राउन अपने हाथ में टेक ओवर कर लेगा। तो यहाँ 2 बातें और ध्यान देने की है। जो ये व्यवस्था लाई गई इसमें आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल ज्यादा सुदृढ़ हो गया। ये सारे सदस्य जो थे
ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार थे। और जैसा कि आप जानते हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है या इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ जो लोअर हाउस है वो पीपल्स हाउस होता है, उसके प्रति ये पूरी तरीके से जिम्मेदार या जवाबदेही होते हैं। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री कंट्रोल स्टेब्लिश कर दिया गया। मेंस में आप देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये रहा कि कंपनी के अफेयर्स पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल को इंश्योर किया, जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में काफी महत्व रखता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रोविजन है पिट्स इंडिया एक्ट के, काफी महत्व है, इस एक्ट को आप ध्यान से देखेंगे। अब हम जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद दिलाना चाहेंगे, वो हमारे भी दृष्टि से आपके भी दृष्टि से अच्छा है कि आप अपना जो चैनल है नवदृष्टि IAS का, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, इसको शेयर भी करिए ताकि हमारी